यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे एसिड्स को, और मैंने आपको एसिड्स की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है जितनी भी आपकी बुक में गिवन है। और उसके साथ साथ मैंने आपको यूजेस बताए थे, एसिड के क्या क्या यूज थे। H2SO4 का, H2SO4 को किंग्स ऑफ एसिड बोला जाता है, इसके किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है। इसके अलावा आपने देखा HNO3 से फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं। HCl को यूज कर सकते हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स को साफ करने में, क्लीन करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड में, लेदर इंडस्ट्रीज में। और HNO3 का हम लोग यूज देख रहे थे और क्लास ओवर हो गई थी कल, तो उसको मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, बेसिस को हम लोग स्टडी करेंगे आज, लेकिन पहले आप इसका यूज समझ लीजिए। नाइट्रिक एसिड का क्या यूज था। जो नाइट्रिक एसिड था उसका फर्स्ट यूज है कि उससे हम लोग क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के काम में लेते हैं। किस तरह के फर्टिलाइजर? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए HNO3 का यूज किया जाता है। इसके अलावा अभी मैं आपको एक और सब्सटेंस बनाने वाला हूं जिसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, विच इज TNT। इट इज TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। ये येलो कलर का एक पाउडर होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है। TNT जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, येलो कलर का पाउडर होता है। और ये जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, ये बॉम्ब्स बनाने में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है, जिससे कि रॉक्स को, चट्टानों को तोड़ा जाता है। एक्सप्लोर करते हैं ना रॉक्स को तोड़ने के लिए, तो इसका यूज किया जाता है TNT का। और TNT का प्रोडक्शन किसकी हेल्प से किया जाता है? नाइट्रिक एसिड उसके लिए चाहिए होता है। TNT बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाएगा TNT के प्रोडक्शन में। और ये कैसा मटेरियल है? ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के दो यूज और हैं। इसको डाइज और प्लास्टिक बनाने में भी यूज किया जाता है। इसको यूज किया जाता है क्या बनाने में? डाइज एंड प्लास्टिक। तो ये इसके नाइट्रिक एसिड के यूज थे जो हमने कल स्टडी भी किए थे, तो आप इनको देख सकते हैं। इसको फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज किया जाता है। प्लास्टिक डाइज के क्रिएशन में इसका यूज करते हैं। और ट्राई नाइट्रोटोलुइन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या बताया मैंने? ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है जिससे हम लोग बॉम्ब बना सकते हैं, रॉक्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिस को। बेसिस क्या थे या क्या होते हैं? जो इसकी प्रॉपर्टीज है वही इसकी डेफिनेशन है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर 4 पॉइंट्स लिख सकता हूँ कि बेसिस का जो टेस्ट होता है, देखो एसिड का टेस्ट तो सोर था, और बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? वो बीटर होता है। जो बेसिस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बीटर। इट हैज बीटर टेस्ट। सेकंड, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू in the presence of a base. Next, it conducts electricity. It conducts electricity or its aqueous solution. ये ज्यादा सही रहेगा लिखना थर्ड पॉइंट में। its aqueous solution conducts electricity. इसका जो एक्वेस सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो भी है, ये पैलेट के रूप में आता है। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। हम उसको जैसे ही वाटर में मिक्सअप करते हैं वो एक बेसिक सोल्यूशन बन जाता है, वो एक बेसिक सोल्यूशन बन जाता है। और वो सोल्यूशन क्या कर सकता है? वो एक्वेस सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए हम इनको भी क्या बोल सकते हैं? हम इनको भी इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी आयोनाइज होगा वाटर में। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा। अगर ये आयोनाइज होगा तो उसके बाद ये कंडक्शन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आयन फ्लो करेंगे एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। इसके बाद आप इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, जैसे कि हमने एसिड के अंदर लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? जो एसिड्स हैं वो क्या कर सकते हैं? बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, उसका अपोजिट लिख देंगे, बेसिस न्यूट्रलाइजेस
न्यूट्रलाइज आएगा, बेसिस न्यूट्रलाइज द एसिड। बेस क्या कर सकता है, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, ये प्रॉपर्टीज को आप डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं कि बेस क्या होता है। तो हम लोग बताएंगे बेस वो सब्सटेंस है जिसका बिटर टेस्ट होता है। आप उसका जो वो भी लिख सकते हैं कि वो सॉपी फील होता है, जैसे साबुन होती है ना सॉप, उसी तरह से इसका फील आता है। अगर आप किसी बेस को हाथ में लोगे, उसको टच करके सेंस करने की कोशिश करोगे, तो आपको कैसा फील होगा, वो सॉपी फील होगा। तो ये पॉइंट भी इसमें लिखा जा सकता है, बिटर टेस्ट होता है। और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और एक्वेस सॉल्यूशन, इनके जो एक्वेस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद में जो बेसिस है वो किसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब एग्जांपल क्या क्या होंगे, तो एग्जांपल्स के बारे में सुनिए। एग्जांपल्स देखिए क्या क्या होने वाले इसके। सोडियम हाइड्रोक्साइड, so here I am writing example. Example is sodium hydroxide. Sodium hydroxide, it is written as NaOH. Second one is potassium hydroxide. Potassium hydroxide, that is KOH. नेक्स्ट वन आप इसमें लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH all twice. This is the formula of magnesium hydroxide. सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ये एक सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला आपको पता है Na2CO3 होता है, लेकिन ये बेसिक होता है। ये बेसिक क्यों है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये 2 सब्सटेंसेस से मिलकर के बनता है। वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब कार्बोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तब कौन सा सॉल्ट मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। जब कार्बोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और ये जो है ये कार्बोनिक एसिड कैसा है, ये वीक एसिड है और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि जो सॉल्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये पता लगेगा इससे, ये अलग से टॉपिक आएगा जिसमें सॉल्ट में हम लोग ये स्टडी करेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। तो ये बेसिक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब एग्जांपल्स हैं बेसिस के। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनिए। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एल्केलाई क्या होते हैं। एल्केलाई वो बेस होता है जो वाटर में सॉल्युबल है। एल्केलाई इज ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्ड आपको कई जगह पर मिलेगा। एल्केलाई, a base which is soluble in water, a base which is soluble in water is called alkali। अब देखिए कौन कौन से बेस वाटर में सॉल्युबल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्युबल का मतलब है कि कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा। सॉल्युबल का मतलब है कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा, ये नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है,
जैसे ही आप उसको स्टिर करना बंद करेंगे, धीरे धीरे उसका जो डिपोजिशन है वो नीचे की तरफ होता जाएगा, वो बॉटम की तरफ इकट्ठा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलेबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोलेबल है। तो ये जो मैंने 6 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसके अलावा एक आप और लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी क्या है, ये भी वाटर में सोलेबल नहीं है। तो कौन कौन सोलेबल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बेसिस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बेसिस को आप क्या बोल सकते हैं, जिन पे मैंने टिक लगाया है, इन बेसिस को आप क्या बोल सकते हैं, इनको एल्केलाई बोल सकते हैं। और जब मैं इन बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, और वो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? एल्केलाइन। ये जो भी सब्सटेंसेस जिनको मैं वाटर में मिक्स करूंगा, अगर वो कंप्लीटली इसमें सोलेबल है, मिक्सअप हो जाएंगे, तो क्या होगा? अगर ये कंप्लीटली इसमें मिक्सअप हो जाएंगे तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा एल्केलाइन। एल्केलाइन सॉल्यूशन मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा और वीक बेस क्या होगा? देखिए, इसकी डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर। तो यहां पर मैं 2 कॉलम बनाता हूं, फर्स्ट वन फॉर द स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड वन फॉर द वीक बेस। आप इस तरह से एसिड की डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। तो इसमें क्या लिखना है? स्ट्रॉन्ग बेस इज ए सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंप्लीटली आयोनाइजेस। ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि ये लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं? आयन क्रिएट करते हैं। कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर। जैसे ही वाटर में इनको डिसॉल्व करेंगे कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, और लार्ज नंबर ऑफ आयंस को क्या कर देंगे? प्रोड्यूस कर देंगे। लार्ज नंबर ऑफ आयंस को क्या कर देंगे? कौन से आयंस को? OH माइनस आयन को। तभी तो बेस है ये। OH माइनस आयन की प्रेजेंस के कारण ही तो ये कैसा बिहेवियर शो करता है? बेसिक बिहेवियर। तो ये लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन को क्या कर देंगे? प्रोड्यूस कर देंगे। इनको स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। एग्जांपल्स आप इसके लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसके बाद में हम लोग देखते हैं वीक बेस। वीक बेस में देखिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, पार्शियली आयोनाइजेस। पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर। वाटर में पार्शियली आयोनाइज होगा ये, और स्मॉल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि कम नंबर में आयन प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल नंबर ऑफ OH माइनस आयन आर प्रोड्यूस, और बहुत कम नंबर में आयन प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे बेस को क्या बोलेंगे? ऐसे बेस को वीक बेस बोलेंगे। और ये जो वीक बेस हैं उसके एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंटासिड पढ़ेंगे, एंटासिड के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है? वीक बेस है। तो जो कंप्लीटली आयनाइज होंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, और लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, उनको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्शियली आयनाइज होंगे, पार्शियली मतलब थोड़े बहुत जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट करके, स्प्लिट अप होकर के उसके बाद में, और OH माइनस आयन बहुत कम क्वांटिटी में बनेंगे। अगर OH माइनस आयन कम बनेंगे तो वो कैसा बेस होगा? वो वीक बेस होगा, और ये इसके एग्जांपल्स होंगे। ओके, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टी तो सेम है,
जो प्रॉपर्टी आपने एसिड्स में स्टडी की थी वही प्रॉपर्टी इसमें आएगी। सो आई एम राइटिंग केमिकल properties of bases. So I am writing the first chemical property. First chemical property is bases react with metals to form salt and hydrogen gas. Bases react with metals to form salt and hydrogen gas. To form salt and hydrogen gas. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला ये होगा कि कोई भी बेस जो है वो जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, या आप मेटल को पहले लिख सकते हैं मेटल प्लस बेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूला को यूज करके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं। तो देखिए कैसे एग्जांपल्स उसमें। सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जिंक मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। Here zinc metal is reacting with sodium hydroxide, and which salt is formed and which hydrogen gas? Hydrogen gas तो H2 लिख देंगे, it is formed, and the salt will be NaZnO2. This is known as sodium zincate plus hydrogen gas, plus hydrogen gas. ओके अब देखिए इस केमिकल रिएक्शन में क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। बताइए कौन बैलेंस करेगा इसको? यस, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। यस, मोनिश माथुर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, multiply zinc with 2, NaOH with 2, and sodium zincate with 2. सोडियम जिंकेट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिए, अच्छा यहाँ मैंने 2 नहीं लगाया, वेट। सोडियम जिंकेट के फॉर्मूला में देखिए क्या आएगा, Na2ZnO2। ये इसका फॉर्मूला है सोडियम जिंकेट का। सोडियम 2 है, रिएक्शन के बाद में ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ओके, थैंक यू मोनिश। अब देखिए इसमें हम लोग इसके फॉर्मेशन को समझते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें आपको पता है क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस एंड OH माइनस, ये इस तरह के आयंस होंगे इसमें। ये 2 NaOH है, इधर होगा Zn जिंक, और यहाँ पर फॉर्मेशन करना है सोडियम जिंकेट का। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? देखिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। अब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? देखिए ये जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभी जुड़ना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, OH की आप स्ट्रक्चर समझिए क्या होगी। OH की मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये Na प्लस है, Na प्लस, और यहाँ पर मैंने लिखा था OH माइनस। OH माइनस से एक्चुअल में क्या लिखा जाता है, O माइनस 2 एंड H प्लस 1। तो ऑक्सीजन के ऊपर है -2 चार्ज और हाइड्रोजन पर है +1, तो ये क्या बनेगा -2 + 1। तो मैं OH को क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। दिस इज -2 + 1, नेट चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसीलिए OH को क्या लिखा जाता है, -1 आयन लिखा जाता है।
लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है इसकी Na+O-2H+1। तो यहाँ पर भी मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसी तरह से लिख देता हूँ Na+O-2 and H+। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना चाहता है, लेकिन कंबाइन होने के लिए, ये तो एटम है, तो पहले इसको क्या बनना पड़ेगा, पहले इसको आयन बनना पड़ेगा। आयन बनने के लिए क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इधर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इधर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने निकाल दिए, तो ये क्या बन जाएगा, Zn+2। ये बन गया Zn+2। ओके, अब इसके बाद देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस H+ के पास में, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ये दूसरे H+ के पास में। तो ये आयन था, ये H+ आयन था, मतलब कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। लेकिन जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, वो 1 इलेक्ट्रॉन इस H+ ने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस H+ ने ले लिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, और दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और इस गैस को हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन गैस। और इस गैस को हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए कौन कौन से कंपाउंड यहाँ बचे, कौन कौन से पार्टिकल्स यहाँ रह गए या एटम्स रह गए। ये हाइड्रोजन तो यहाँ से जा चुके हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ये H+ से हाइड्रोजन एटम बन चुके। अब ये जो जिंक है देखिए किस तरह से इसमें कंबाइन होगा, जिंक कंबाइन होगा, यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाता हूँ मैं। दिस इज Na+, दिस इज Na+, हियर इट इज O-2, O-2, और ये दोनों किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, Zn+2 की तरफ। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट का मॉलिक्यूल होगा। अब देखिए चार्ज बैलेंस हो रहा है, +1 +1 +2, टोटल चार्ज है +4, -2 -2 -4, नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रिएट हो गया, Na+, O-2, O-2, एंड here ये O-2 किसके साथ में कंबाइन है, Zn+2 के साथ में। तो ये एक मॉलिक्यूल बना सोडियम जिंकेट का, विच इज रिटन एज Na2ZnO2, Na2ZnO2। नाउ यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका है कि ये एग्जांपल जो है वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन हुई, क्या चेंजेस आए इस केमिकल रिएक्शन में, देन प्लीज रेज योर हैंड। अब मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन देता हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। अब और एग्जांपल सुनिए क्या क्या होंगे। हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम को, इसको एल्यूमिनियम को और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, here the metal is aluminium and it is reacting with a base KOH। बताइए सॉल्ट क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, रेज योर हैंड, कौन सा सॉल्ट बनेगा बताइए। तो ये केमिकल रिएक्शन आपने स्टडी नहीं की क्या, कौन सा सॉल्ट बनेगा जल्दी से बताओ। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए बेस। मोहम्मद जैन। यस सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। हाँ जी बताइए फिर भी सर कोशिश। सर K2Al2O3, K2 Al2O3 शायद सर, और प्लस H2। नहीं K2 नहीं आएगा यहाँ, here KAlO3। आप ये बोल रहे हैं K2Al2O3, दोबारा बोलो मोहम्मद, सर अनम्यूट करो इसको मोहम्मद को। मैं क्या बोला, पहले वो लिखता हूँ फिर मैं सही वाला लिखूंगा। यस मोहम्मद जैन। ओके तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, KAlO2 प्लस
H2। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। इसमें देखिए क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम है हमने उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया, बेस के साथ रिएक्ट कराने पर ये प्रोडक्ट बना विच इज नॉन एज पोटेशियम एल्यूमिनेट। वो जिंक लगा हुआ था, जिंकेट बोल दिया, एल्यूमिनियम है तो क्या बोल देंगे, एल्यूमिनेट। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा देखते हैं। सर पोटेशियम एल्यूमिनेट के साथ साथ पोटेशियम ऑक्साइड भी तो बनेगा, KO2। हेलो इस केमिकल रिएक्शन में CO2 तो नहीं आएगा, सर, आएगा। बताओ फिर कंप्लीट पोटेशियम रिएक्शन ऑक्साइड, बताओ। पोटेशियम एल्यूमिनियम प्लस KOH मेक्स पोटेशियम एल्यूमिनेट प्लस KO2, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम ऑक्साइड भी बनेगा, तो ये तो फिर फॉर्मूला ही हाँ, चेंज हो बनेगा सर। जाएगा। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें, तो सॉल्ट प्लस सब हाइड्रोजन। मैं बनेगा बोल लेकिन रहा हूँ, मैंने केमिकल रिएक्शन तो लिख दिया, आप इसको बैलेंस कर दो। वो आप बैलेंस कोई कर और देते हैं। केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होंगे या किसी और तरीके से नहीं ये सर, केमिकल रिएक्शन की होगी। नहीं सर, अगर आप बोलते लेकिन वाटर आएगा इसमें तो मैं मान लेता, इस केमिकल रिएक्शन में वाटर आएगा तो मैं मान लेता। तो फिर सर मोह की सही तो थी, फिर इसका मतलब K2AlO3 बनेगा ना फिर, K2 नहीं AlO3। यार, नहीं नहीं, आपके देखो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि एल्यूमिनियम